लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। काफी दिनों से बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम एक बार बता दीजिए, ओके, जो 2025 में एग्जाम्स होने वाले हैं, जो आने वाले ईयर्स में कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर जाते हो, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश हमारा 3 पोर्शन में आता है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज 30 नंबर का है, ठीक है, कहीं पे 135 नंबर का है, कहीं पे 50 मार्क्स का है, बट है इंग्लिश का वेटेज आज के डेट में हर कंपटीशन में इंग्लिश जरूरी है, तो अब आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। तो और 3 पार्ट में इंग्लिश डिवाइडेड है, आपका ग्रामर है, ठीक है, आपका वोकैब है, एंड देन यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बट इंग्लिश इज इंग्लिश, बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका हर एग्जाम में अलग हो जाता है, अदरवाइज ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सेम ही है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो हम बारी बारी से सबकी बात करेंगे, ठीक है। ग्रामर की भी बात करेंगे, वोकैब की भी बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बात करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारा पैसेज आता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट आता है, छोटा सा पैराग्राफ रहता है, उसमें फिलअप्स दिया, ब्लैंक्स दिया होता है उसको आपको, और 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है, और उसके बाद आपका PQRS, जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। थोड़ा सा बैंक में इसका पूछने का तरीका अलग है, सीडीएस में भी भर भर के सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, और एसएससी में तो आता ही, और डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। बट एक बार आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो ना इंग्लिश की, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इजी लेवल का हो, टफ लेवल का हो, आपको बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, उसके बाद तो आपका काम इजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमारा इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ग्रामर है, वोकैब है और कॉम्प्रिहेंशन, और हम तीनों की बात अलग अलग करेंगे। साथ में जो मेरे पास सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैं लेते जाऊंगी। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप बिगनर है तो कहां से कैसे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहला स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम शुड आई स्टार्ट ग्रामर और वोकैब फर्स्ट, कि पहले मैं ग्रामर स्टार्ट करूं कि वोकैब स्टार्ट करूं। देखो मेरे ओपिनियन में, ठीक है, मेरे ओपिनियन में दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, क्योंकि ग्रामर और वोकैब आपका इंप्रूव होगा ना, तभी जाके आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। अगर आप सोचोगे ना एक एक लेके चलोगे तो काफी लेट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही है, और सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आज के जो हमारे स्टूडेंट्स है वो काफी मेहनती भी है, जिसको भटकना है वो बहुत ज्यादा भटके हुए हैं, बट पढ़ने वाले भी उस रेशियो में पढ़ने वाले भी उतने ही है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करूंगी, क्योंकि काफी दिनों से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि बच्चों को मतलब कैसे कैसे क्या गाइड करना है और कम समय में कैसे सिलेक्शन लेना है। तो वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। और जब भी हमारा एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा हो जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां आपका काम बहुत ईजी है। उस एग्जाम को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला नहीं बनाना है। वो एग्जाम में जहां डिस्क्रिप्टिव वगैरह आता है, तो वहां थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होती है, और एग्जामिनर पेपर जो सेट करते हैं या जो पेपर आपका चेक करते हैं, उनका मूड क्या है, डिस्क्रिप्टिव का आंसर उनको पसंद आया नहीं पसंद आया, बट ये तो आपका MCQ है, सारे बच्चे का आंसर तो एक ही होगा। तो जब भी MCQ वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो वो एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। ऐसे एग्जाम्स में आपको प्रीवियस पेपर को सोर्स बना के पढ़ना है, सब मैं डील करूंगी, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह सब। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ ना, देखो किसी किसी बच्चे का सिलेक्शन 3-4 साल 5 साल में भी होता है, किसी किसी बच्चे का सिलेक्शन 1-2 साल में भी हो जाता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले मैं 5-6 महीने वो ग्रामर कर रहा हूँ, इधर 5 महीने बीत गया, फिर मैं जाके वोकैब कर रहा हूँ, और फिर मैं जाके क्लोज टेस्ट PQRS कर रहा हूँ। तो ऐसा करते करते तो पूरा 1-2 साल टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ग्रामर और वोकैब को साथ में लेके चलना है। मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ग्रामर और वोकैब साथ लेके चलो, क्योंकि आपका ग्रामर और वोकैब इंप्रूव होगा ना, तब जाके क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS भी इंप्रूव होगा। ओके, क्लोज टेस्ट कभी कभी हमारा पैसेज, क्लोज टेस्ट वगैरह पूरा ग्रामर बेस्ड भी आ जाता है, कभी कभी पूरा वोकैब बेस्ड रहता है, कभी कभी मिक्स्ड भी रहता है। तो जब तक आपका ग्रामर और वोकैब में मास्टरी नहीं होगी, आपका ये सब नहीं बनेगा, और ये सब इंप्रूव होने में टाइम लगता है। ये मत सोचना ना कि मतलब तुरंत 15-20 दिन में इंप्रूव हो जाएगा। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए दोनों को साथ में कंप्लीट कर लेना। ओके, दोनों साथ साथ लेके चलोगे, फिर ये बनना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले ये, तब तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। और आई कैन अंडरस्टैंड कि मैम हमें सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी पढ़नी है, हमें बाकी सारा सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है। तो सारे स्टूडेंट्स को 24 घंटे ही मिले, ठीक है, मे बी आई एम साउंडिंग अ बिट रूड, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को 24 घंटे ही मिले हैं, और आपको भी 24 घंटे, किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिला, उसी में आपको टाइम मैनेज करके पढ़ना है। लाइफ में थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लोगे ना, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो मैनेज तो करना है ना। बस कुछ सालों की मेहनत है, एग्जाम निकालने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत थोड़ी करना है। ये 2-3 साल आप मेहनत कर दोगे, उसके बाद तो पूरी लाइफ सेट। तो दोनों, शुड आई स्टार्ट ग्रामर और वोकैब फर्स्ट? नो, यू हैव टू टेक इट साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में करना है। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि साथ में क्यों करना है, तभी जाके ये सब बनेगा। नहीं तो पता चला कि आप क्लोज टेस्ट बनाने चले तो कोई क्लोज टेस्ट दोनों आ गया, ग्रामर और वोकैब बेस्ड दोनों है, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। अब मैम आप ग्रामर की स्ट्रैटेजी बताइए, ग्रामर को कैसे पढ़ना है अगर हम बिगनर है, ठीक है। अगर हमें ग्रामर पढ़ना है और स्कूल लेवल में जो आपने ग्रामर पढ़ा है और यहाँ जो कंपटीशन में ग्रामर आता है, इंग्लिश होता है, बट यहाँ बिल्कुल अलग है। ये एकदम ग्रामर के समंदर में डूबना है। ओके, स्कूल लेवल में ग्रामर पूछने का तरीका अलग था, बट यहाँ पे काफी अलग है। तो एक बार आपको फिर से ग्रामर की मतलब इन्स एंड आउट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करना है कि मैम ग्रामर कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, ग्रामर को कैसे स्टार्ट करना है। तो ग्रामर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप YouTube पे भी जा सकते हो या किसी टीचर का बैच भी ले सकते हो। ठीक है, वो सब मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ग्रामर का पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। ये भी मैं बताऊंगी, अगर आपके पास टाइम है तो ग्रामर को कैसे करना है डिटेल में, अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर ग्रामर को कैसे कवर करेंगे, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आपको ग्रामर का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बस एक बार, और 10 टीचर से ग्रामर नहीं करना है।
ठीक है 10 टीचर से, क्योंकि मोर और लेस सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और सब टीचर आपको वही पढ़ाते हैं, तो 10 बार ग्रामर का नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों ने ग्रामर कर रखा है 10 बार, ये भी पढ़ लिया, ऐसा लग रहा है कि वो नाउन प्रोनाउन में पीएचडी करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है ना कि नाउन का सब रूल्स पता है, ठीक है, प्रोनाउन का सब रूल्स पता है, बट जब सेंटेंस आ जाता है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सा रूल कैसे अप्लाई करना है। तो आपको इसमें कोई पीएचडी वगैरह नहीं करना है कि 5 टीचर का रूल्स लिख के कोई थीसिस और रिपोर्ट लिखना है। एक ही टीचर से पूरा ग्रामर का एक बार डिटेल में कर लीजिए, शॉर्टकट नहीं, एक बार डिटेल में अच्छे से कर लीजिए। जब आपका ग्रामर हो जाएगा पूरा टॉपिक वाइज, मतलब पूरा ग्रामर का आपने टॉपिक कवर कर लिया, नाउन प्रोनाउन, पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना, ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एरर्स, हर टॉपिक से ज्यादा नहीं, ठीक है, हर टॉपिक से ना ये मत सोचना कि 500 एरर्स करेंगे, उतना जरूरत नहीं है, हर टॉपिक का 500 करने की जरूरत नहीं है, आप हर टॉपिक का 100 क्वेश्चंस भी कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हमें अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। असली प्रॉब्लम तो बच्चों को यहाँ पे होता है, ठीक है, असली प्रॉब्लम बच्चों का यहीं पे है कि मैम ग्रामर पढ़ लिया, टॉपिक वाइज एरर्स भी बन जाते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज एरर्स भी बन जाते हैं, बिकॉज़ टॉपिक वाइज एरर्स में होता क्या है ना, आपके दिमाग में एक रहता है कि अरे यहाँ तो ये तो वर्ब चैप्टर का शीट है, तो यहाँ जो भी एरर होगा वर्ब का ही होगा, यहाँ पे जो भी एरर होगा प्रीपोजिशन का होगा, या यहाँ पे जो भी एरर होगा कंजंक्शन का होगा, तो आपकी नजर वो कंजंक्शन वर्ब पे रहती है, ओके, तो टॉपिक वाइज तो बन जाता है, बट इसमें जब एरर्स मिक्स्ड आ जाते हैं तब स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, और एग्जाम में मिक्स्ड ही एरर्स आते हैं। लेकिन आप ग्रामर खत्म करने के बाद, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली मिक्स्ड एरर्स पे नहीं आ सकते हो ना, तो आप बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आपको टॉपिक वाइज करना है, और स्टूडेंट से ये बोलूंगी ना, टॉपिक वाइज का 500 1,000 नहीं करना है, हर टॉपिक का 100 क्वेश्चन कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। टॉपिक वाइज एरर्स को करवाने के पीछे बस एक ही पर्पस होता है, ताकि आपका इस टॉपिक वाइज एरर से आपका उस टॉपिक का सारा रूल्स रिवाइज हो जाए, ठीक है। और मैंने भी अपने टॉपिक वाइज एरर्स को जो भी मैं क्वेश्चंस डालती हूँ उसको ऐसा बनाया है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रूल से बार बार 5 क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ 100 में मैंने बनाया है, ताकि उस 100 क्वेश्चंस में आपको ग्रामर का उस टॉपिक का सारा रूल्स रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये कर लेना, फिर मिक्स्ड एरर्स पे आना, इसमें दिक्कत होती है। और अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी मिक्स्ड एरर्स बनाने के लिए अपने सोर्स को पीवाईक्यूज रखना, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिक्स्ड एरर्स बनाना है। कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत हाई लेवल का बनाना शुरू कर देते हो, नहीं बनता है, डिमोरलाइज हो जाते हो और वहीं पे छोड़ देते हो, एकदम डिमोरलाइज होकर फिर 2-3 महीने बाद आप शुरू करते हो, तो जहां से स्टार्ट किया था फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। तो ये कंपटीशन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मोरल हाई रखना है, और हम टीचर्स को भी क्या करना है ना, स्टूडेंट के माइंडसेट के अनुसार उन्हें गाइड करना है, ताकि बच्चे बीच में डिमोटिवेटेड या डिमोरलाइज नहीं हो, हमेशा मोटिवेटेड रहे, और मोटिवेटेड रहोगे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो कोई भी एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोर्स बनाना, प्रीवियस पेपर में एसएससी का ही क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमटीएस का भी प्रीवियस ईयर बनाइए, आप सीएचएसएल का भी बनाइए, आप सीपीओ का भी बनाइए, आप स्टेनो का भी बनाइए। उसी तरह हमारे स्टेनो वाले बच्चे भी सबका बनाएंगे, जीडी एग्जाम्स है, DSSS भी है, मतलब सारे एग्जाम्स का प्रीवियस पेपर बनाइए, बिकॉज एग्जामिनर जो है, सॉरी पेपर सेटर जो है, कहां से इतना क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप देखोगे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था, इस बार एसएससी में आ गया, ओके। और हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने पढ़ाया तो एसएससी था, अभी एसबीआई प्री का रिजल्ट आया, उन्होंने अपना बैंक एग्जाम भी निकाल दिया। तो जो थोड़ा सा डेडिकेशन से पढ़ोगे आपका सब एग्जाम्स निकलेगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप प्रीवियस ईयर बनाइए, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिर्फ उसका प्रीवियस पेपर मत बनाओ क्वेश्चंस, बाकी सारे का भी बनाओ, ओके। और सोर्स वगैरह मैं बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो में सब बताने लगूंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ओके। तो ग्रामर का क्लियर हो गया, पहले टॉपिक करिए, हर टॉपिक को मतलब डिटेल में पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करिए, और उसके बाद मिक्स्ड एरर्स करिए। और आई कैन अंडरस्टैंड टॉपिक वाइज एरर बन जाएगा, मिक्स्ड एरर्स में दिक्कत होती है शुरू में, जब बच्चे बोलते हैं मैम मिक्स्ड एरर्स में तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ नाउन का एरर लगाएं या एडजेक्टिव का एरर लगाएं या एडवर्ब का एरर लगाएं। स्टूडेंट्स बिलीव मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, डिमोटिवेटेड नहीं होना, ये सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। और जब स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं तो मैं चिल रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा टिक गया क्लास में उसका तो एग्जाम निकलेगा ही। तो आपको क्या करना है ना, क्लास में आना है, चाहे यूट्यूब पे आओ, चाहे पेड बैचेस लो, कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, मैं इन जनरल स्ट्रेटजी की बात कर रही हूँ। शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में ना 20 दिन 15 दिन दिक्कत होगी, लेकिन 20-25 दिन के बाद आपको मिक्स्ड एरर सॉल्व करने का टेक्निक, क्योंकि देखो ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, कि मैंने स्टूडेंट्स को खुद देखा है, जब बच्चे मुझसे मिलने आते हैं तो मैं पहले क्वेश्चन ये करती हूँ, भाई एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा एरर्स बनता नहीं है, मिक्स्ड एरर्स में समझ में नहीं आता है कि कौन सा रूल लगाए, यहाँ नाउन का रूल लगेगा, एडवर्ब का लगेगा, एडजेक्टिव का लगेगा। लेकिन आप क्लास में बोलते थे ना कि बस आप क्लास में टिके रहिए, ठीक है, बीच में क्लास छोड़ना नहीं है, टिके रहिए, आपका बनना शुरू कर जाएगा। और 15-20 दिन के अंदर आप खुद देखोगे आपको अप्रोच पता चलने लगेगा। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना, आपको खुद क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ना, क्योंकि एसएससी में कोई भी एरर्स का जो भी क्वेश्चन आता है उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। इंग्लिश का खास करके ऐसे वाले क्वेश्चंस में नाउन का एरर रहेगा, ऐसे वाले को जैसे सिंस फॉर आ गया, सिंस फॉर, और मैं आपका काम आसान करने के लिए बोलती भी हूं, देखो सिंस फॉर वाला सेंटेंस है तो सिंस एंड फॉर टाइम बताता है, सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में टेंस वाला एरर भी हो सकता है, सिंस फॉर वाले सेंटेंस में प्रीपोजिशन का एरर भी हो सकता है, सिंस फॉर वाले सेंटेंस में कंजंक्शन का भी हो सकता है, वो टीचर बीच में आपको बताते रहेंगे। तो ऐसे वाले सेंटेंस में ना आप 3 टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डालोगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक का बहुत सारा एरर्स आता है, कैसे कैसे वो प्रैक्टिस के दौरान टीचर आपको बताते रहेंगे, और आपका मिक्स एरर्स बनेगा। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, क्लास में रहोगे और आपको दिक्कत भी हो रही है तो मुझे पूरा भरोसा है 20 दिन के बाद आपको खुद अप्रोच पता चल जाएगा और आपका एरर्स भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, फिर क्या है स्टूडेंट्स का क्वेरीज है, हाँ वही वाला है कि मैम ग्रामर का रूल्स भूल जाते हैं। मैम ग्रामर पढ़ने के बाद ना उस समय तो याद रहता है, उस समय तो सब समझ में आ जाता है, जब क्वेश्चन आता है ना तो एरर्स बनता ही नहीं है, या ग्रामर का रूल्स पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि मतलब इतने सारे रूल्स कैसे याद रखें। 13-14 टॉपिक्स पढ़ाते हो आप लोग, तो कैसे याद रखें। ओके, तो एक चीज बताऊं कि ग्रामर का रूल्स एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, सबसे पहले तो हम टीचर्स क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम लोग आपको शीट्स देते हैं, ठीक है। शीट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहता है और प्रीवियस पेपर से थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस भी रहता है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को हर एंगल से पढ़ाना होता है। अभी तो लास्ट 3-4-5 साल से ग्रामर का लेवल इजी ही आ रहा है, बट सपोज कभी टफ भी आए तो हमें उसके लिए भी तो प्रिपेयर रहना। मैम ग्रामर का रूल्स भूल जाते हैं,
सब भूलते हैं। ओके ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, 14-15 ईयर्स हो गए यही करते करते, तो मुझे याद रहता है। बट आप लोग तो अभी छोटे हो, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है, भूलना इज नॉट कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ग्रामर का रूल्स भूल जाते हैं तो क्या करें, कुछ समय याद रहता है। जब तुरंत फ्रेश फ्रेश ग्रामर पढ़ाया और टीचर उसका टेस्ट ले लेते हैं तो आपको रूल्स याद रहता है। जैसे मैंने पहला चैप्टर कंजंक्शन पढ़ाया तो कंजंक्शन के रूल्स याद है, लेकिन जैसे ही मैं 2-3 टॉपिक आगे बढ़ती हूँ तो आप कंजंक्शन वाला भूलते जाते हो। ओके, कंजंक्शन का चैप्टर भूल रहे हो। जैसे मैंने टेंस पढ़ाया, टेंस के बाद 4 टॉपिक और पढ़ा दिया, उसके बाद टेंस चैप्टर भूलने लगोगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टीचर के पढ़ाने के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने स्टूडेंट से ये बोलूंगी, काइंडली नोट्स बनाइए। हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस पे हम शिफ्ट हो गए हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको हमें ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करना है। पहले भी हम नोट्स बनाते थे, ऑनलाइन क्लास में आ गया, फिर भी हमें नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आधा से अधिक रूल्स लिखते समय ही याद हो जाता है। और जब मैं आपको नोट्स, आप क्लास खत्म होने के बाद आपको रिविजन करना है, तो वीडियो फिर से थोड़ी देखोगे। वीडियोस यार 2x स्पीड पे भी देख रहे हो ना, तो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और आंखों पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, तो टाइम तो आपका निकलेगा ही। तो नोट से रिवाइज करना इज वेरी इजी, नेट वेट का भी चक्कर नहीं है, सोते समय भी कोई एक चैप्टर लेके रिवाइज कर लिया। तो जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, एक एक टॉपिक पे मैं टेस्ट भी आपका लेते जाऊंगी, तो बीच बीच में क्या करना है ना, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ उसके 10-15 दिन बाद बीच में मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई एक टॉपिक को लेकर रिवाइज कर लीजिए। ओके, जैसे मैंने कंजंक्शन पढ़ा लिया, उसके बाद मैंने 3-4 टॉपिक्स और पढ़ा दिया, तो 3-4 टॉपिक्स पढ़ाने के बाद जो पहला चैप्टर कंजंक्शन है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके मूव टू वोकैबुलरी। अब हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी की, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रामर और वोकैबुलरी को साथ साथ पढ़िएगा। अब जैसे भी करके टाइम निकाल लेना, शेड्यूल में आना कि मुझे इतना समय ग्रामर करना है, इतना समय वोकैब करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करना है, उसी में सबको मैनेज करते हुए चलना है। अब स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होता है कि मैम वोकैबुलरी का वेटेज क्या है, 3 नंबर का सिनोनिम आता है, 3 नंबर का एंटोनिम आता है, तो इसके लिए हम इतना वोकैब क्यों पढ़े। ठीक है, लेकिन वोकैब का वेटेज जो सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आता। मैं एसएससी की बात कर रही हूँ, 3-4 नंबर का सिनोनिम्स है, बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है 5-5 नंबर का, 10-10 नंबर का, सीडीएस में, स्टेनो में भी, सीपीओ में भी वोकैब का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वो मुझे याद दिलाते हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हटके तो करना पड़ेगा ना, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो बाकियों से थोड़ा तो हटके करते हैं ना, ताकि वो सिलेक्शन वाले कैटेगरी में आपको दिखते हैं। जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, ये नहीं बोलूंगी कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, बट जिसका सिलेक्शन हुआ उसने तो थोड़ा सा हटके कुछ किया। नाउ लेट्स मूव टू कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सब एग्जाम, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, दिस इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों ने इसमें मुझे फुल मार्क्स स्कोर करके दिखाया, तो अंदर से ना अपने स्टूडेंट्स पे एक घमंड हो जाता है। देखो ये हिंदी बैकग्राउंड से था, कई बार बच्चे बोलते थे कि मैम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये सब भी कभी लाइफ में इंप्रूव होगा, लेकिन आप बोलते थे ना कि जो क्लास में टिक गया वो तो सिलेक्शन ले गया, क्योंकि शुरू में बड़ा स्ट्रगल करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, नेगेटिव मार्किंग चला जाता